आज हम लोग बात करेंगे टेलविंड CSS के बारे में। टेलविंड CSS is the latest tool and which help us make our web page or interactive web page very quickly and we can use it like we are driving a motorcycle or we are driving a cycle. It's very easy. ये हम सब के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए जो कि मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत ही बेसिक से करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम में, हमारे फ़ोन में या फिर हमारे सर्वर पर तो नहीं, सॉरी, पर हमारे सिस्टम में और हमारे फ़ोन में हम ज़रूर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उस पर गूगल सर्च कर सकें और या फिर हम अलग अलग चीज़ें सर्च कर सकें, हम हमारे देश के बारे में जान सकें और कई नई चीज़ें जो हो रही हैं वेब पेज पे जो भी होता है हम ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं। वो सारे वेब पेजेस एक IP एड्रेस जिसकी लिस्ट होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारा स्ट्रक्चर मैनेज करती है, तो वो हमें वेब ब्राउज़र में अवेलेबल हो जाता है जब हम उस स्पेसिफिक IP एड्रेस या फिर एड्रेस जैसे कि गूगल, इन चीज़ों का नाम हम डालते हैं। तो हम शुरू करते हैं। वेब ब्राउज़र समझता क्या है? वेब ब्राउज़र समझता है HTML एज अ स्ट्रक्चर। लाइक जब हम घर बनाते हैं तो चारों तरफ दीवारें होती हैं, हम कमरे बनाते हैं, हॉल बनाते हैं और कार पार्किंग और डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो दैट स्ट्रक्चर is named as HTML, like this. In this image you can easily see the difference, like these text boxes or box with a cross mark. Basically these black lines are a part of a web browser, and these structure which we separated inside the browser is known as HTML structure. अब हम इसे अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी म्यूज़िक प्लेलिस्ट खोल ली saavn.com, gaana.com या फिर कहीं भी, तो उसमें इस तरीके के शो हो रहा है। तो जैसे भी शो हो रहा है, वॉट एवर इट्स लाइक, ऐसे इसे डिवाइड करना और इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसे हम HTML स्ट्रक्चर कहते हैं। हम इधर भी चले जाते हैं अलग अलग डिवाइस में, तो लाइक हम अपलोड कर रहे हैं इमेज, जो भी हमें इमेज भी, अगर खाली इमेज भी दिख रही है तो वो भी HTML स्ट्रक्चर के अंदर ही है। ब्राउज़र जो है सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर ही समझता है। अब ये हमने नीचे दे रखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSS बोलते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है? ये हमारे ब्राउज़र को खूबसूरत बनाती है। जैसे कि हम कलर दे सकते हैं। अब आप ये वाली इमेज देख रहे होंगे, इसमें ये बटन है अपलोड का। अब ये अपलोड का जो बटन है ये स्क्वायर शेप में नहीं है, सर्कुलर है, और ये यहाँ पे स्क्वायर है पर यहाँ से सर्कुलर है। तो ये सारा डिज़ाइन हम CSS के थ्रू करते हैं। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेब पेज ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इज़ वेब पेज? वेब पेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML स्ट्रक्चर एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML का एक्सटेंशन होता है .html, वेरी इजी, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट का एक्सटेंशन होता है .css. नाउ लेट्स सी दिस। इसमें एक हमने ब्राउज़र खोल रखा है, एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। वैसे तो और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर फ़िलहाल समझने के लिए आप इतना ही समझिए HTML से ही शुरू हुआ और HTML पे ही ख़त्म हो गया।
और इसमें हेड में हम दे सकते हैं अपना टाइटल, हमारा वेब पेज किस चीज़ के बारे में है। और हम दे सकते हैं कि मान लो हम किसी दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, जैसे कि हिंदी में लिख रहे हैं, तो शायद उसका भी फॉर्मेट हो, मैंने पढ़ा नहीं, पर अलग अलग भाषाओं के फॉर्मेट हैं, वो हम इस हेडर के अंदर देते हैं। और बॉडी वो होती है जो हमें दिख रही है, जैसे कि ये हेडिंग है तो बड़ी दिख रही है H1। और P फॉर पैराग्राफ, इट्स वेरी सिंपल दैट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। और इट्स अ शॉर्ट H1 क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हमें ब्राउज़र में ऐसे दिया है H1 से लेके H6 तक, ये बड़ा छोटा उससे छोटा, पर इसका लेना देना सिर्फ साइज़ से ही नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग गलत समझ जाते हैं। इसका लेना देना वेब पेज से है, क्योंकि हमारा वेब पेज गूगल पे ऊपर जब लोड होता है, मतलब गूगल जिस तरीके से स्कैन करता है वो समझता है इम्पोर्टेंस को। लाइक H1 इज़ द मेन हेडिंग ऑफ दिस पेज, H2 is the subheading of the main heading. Size is okay, but हम मोस्टली लोग साइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। गूगल को अगर हमें सही स्ट्रक्चर देना है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद अ क्रिकेट वेबसाइट, तो हम क्रिकेट के अंदर हम बता रहे हैं कि आज कौन सा मैच है, तो हमने सबसे पहले H1 में दिए टुडेज़ मैच लिस्ट, और फिर हमने H2 के अंदर 5-6 मैचेस की लिस्ट, 5-6 मैचेस के बारे में हमने हेडिंग दे दी कि आज ये वाला मैच इस टाइम होगा, ये वाला मैच इस टाइम होगा, ठीक है, वो H2 हो गई। लेकिन अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा कर दें, सपोज़ कीजिए H1 में हम डाल दें कि आज ये वाला मैच इस टाइम होगा, आज ये वाला मैच इस टाइम होगा, और H2 में हम डाल दें कि आज ये वेब पेज क्रिकेट के बारे में है, आज हमें अपडेट देगा ये, तो जब गूगल उसको रीड करेगा तो वो गलत समझ लेगा, मतलब ये एक स्पेसिफिक सेंस में नहीं बैठा। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है गूगल सर्च इंजन, जो कि ईज़िली हमारे वेब पेजेस को अरेंज कर सके हम सब के फ़ायदे के लिए। लेकिन जब हम इस तरीके की कोडिंग करते हैं गलत तरीके से, तो वो वेब पेज अपने आप ही कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें उसे कंफ्यूज नहीं करना, हमें उसे इस तरीके से तैयार करना है ताकि वो आसानी से समझ जाए, और इससे हमें ही फ़ायदा है। मान लीजिए अगर हमारा स्ट्रक्चर सही है तो ऑटोमेटिकली हमारे को ही फ़ायदा होगा, गूगल हमें आगे रखेगा औरों से। हमारा कंटेंट नहीं होगा, वो देखेगा कि वाओ इट्स इजीली अरेंज्ड, तो जो हमारा कस्टमर होगा, यूज़र, वो जिस चीज़ को सर्च कर रहा होगा उसे हम आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि गूगल को तो पता है वो क्या सर्च कर रहा है, आज उनने क्या सर्च करा, कल उनने क्या सर्च करा, और उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर्स देख लेगा। और हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल मैचिंग वे में होगा तो इट्स गुड फॉर अस। अब हमारे सामने नेक्स्ट ये स्लाइड है, और जिसमें हम डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, आईपैड ब्राउज़र और लैपटॉप ब्राउज़र। इसमें मैंने डेस्कटॉप नहीं दिखाया, सॉरी, फिट नहीं हो पाया, पर फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ब्राउज़र अलग अलग करें तो HTML स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम CSS ऐड करते हैं तो इनके साइज़ डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो एप्पल आईफोन 11 का जो ये वेब पेज है, ये वेब पेज तो सेम ही है, ये रहा इसका कोड। आप चाहें तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड। अभी ये काम नहीं कर रहा, सॉरी, इट्स एन स्क्रीनशॉट, दैट्स वाई। सो अगर हम चाहें तो ये HTML को भी इसमें ला सकते हैं। ये HTML में सिंपल हमने हेडिंग दे रखी है और पैराग्राफ दे रखी है, यहाँ पे ही हमने डिसाइड कर रखा है। एक सेकेंड, ओके, नाउ इट्स बेटर।
तो ये, लेकिन जब हमने वेब आईपैड पे खोला सेम पेज, तो इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया। अब हम जब यहाँ पे गए इस पे लैपटॉप पे, तो थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बट इट्स कैन ईजीली बी मैनेज व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS. That's me. I put it for just for fun. It's showing you the structure. This image matches exactly what I wanted to show you. Structure matter the most, but we also need a design. तो बेसिक HTML कोड ये रहा आपके सामने जो आप पढ़ चुके हैं। CSS कोड अभी समझते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अगर बॉडी मतलब ये, इस पे जब हम जाएंगे और हम बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, मतलब बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी का लाइट ब्लू हो जाएगा। फिर H1 पे कलर देंगे तो टेक्स्ट का कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए, सेम पैराग्राफ। फॉन्ट फैमिली होता है कि इसकी लिखावट किस तरीके से हो, लिखावट के अलग अलग तरीके होते हैं, तो फॉन्ट फैमिली इज़ सिमिलर टू दैट। तो अलग अलग तरीके हैं। हमारे हिंदी के भी कई सारे फॉन्ट फैमिलीज़ हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ इज़, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड साइज़ ऑफ द टेक्स्ट हमारा कितना बड़ा हो, जो हमें लिखा हुआ दिख रहा है वो कितना बड़ा हो। पर हाउ इट कैन बी मैनेज विद डिफरेंट ब्राउज़र्स, प्रॉब्लम रिमेन्स स्टिल्स द सेम। सो नाउ look at this. It's an image in the web browser, and there is something else that we should know, like we have customized it. यहाँ हमने इमेज के अंदर विड्थ दी है और हाइट दी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये इमेज अपना जितना भी इसका साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही लेगी। पर अगर मैं इसे विड्थ और हाइट, सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करी है, डोंट गो विद इट, WIR, विड्थ और हाइट में इसे दूंगा एग्जैक्टली, तो ये हमारे कंप्यूटर का और या फिर मोबाइल का जितना भी पूरी स्क्रीन का साइज़ है वो ले लेगी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि किसी यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, सबको एक जैसा ही दिखे। पर यहाँ हमने इमेज के केस में तो ऐसा कर लिया, पर व्हाट अबाउट टेक्स्ट, व्हाट अबाउट अदर फीचर्स व्हाट दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड later on. And in the bottom I have written one line that might be creating a problem for you. इस लाइन का मतलब है there is no JavaScript. हमने अभी तक इसमें JavaScript नहीं डाली है। JavaScript है क्या चीज़? JavaScript is a scripting language that our browser also understand. It's a third thing. मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, पर इट्स नॉट डिफरेंट। अभी मान लो कि हमारे को ये दिख रहा है, ये वाला वेब पेज, और इसमें हमें समझो HTML और ये इमेज बना रखी है। लेकिन इफ़ वी वांट टू बी इंटरेक्टिव, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो लकड़ी का है पुतला, ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाए या कुछ और लिख ले, या फिर ये इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ और करके दे, ये अपना काम पूरा कर ले, या XYZ, तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हम अपना एक छोटे से पेज पे, छोटे से व्यू पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो हमें मिली हुई है उसको यूटिलाइज़ करें, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो जावास्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, जबकि ये शायद हो भी, पर आज की डेट में हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में तो ये बहुत ही आसान हो चुका है। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क्स आर लाइक बना बनाया कोड,
लाइक कोड ब्लॉक, जैसे कि किसी ने मेरे लिए बना दिया एक इसका स्लाइड का एक कोड बनाया कि मैं इसमें 4 पिक्चर डालूं और वो अपने आप ही 5-5 सेकंड में चलती रहें। तो वो बनाया कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट क्यों कर दिया, हमेशा बुरा होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा कॉन्सेप्ट पेस्ट करना नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क देखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेमवर्क्स आर वेरी गुड एंड ईजी टू यूज़ एंड दे आर प्लेइंग अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग वेब पेज वेरी फास्ट। बहुत जल्दी इससे हम अपनी एप्लीकेशन या वेब पेज बना लेते हैं। लेट्स यूज़ सम टूल। अब हमारा जावा स्क्रिप्ट में टूल्स जो हैं, फ्रेमवर्क्स जो हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेमवर्क हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली फेमस भी है, पॉपुलर भी है और सारी चीज़ों में नीड हमारी पूरी कर देता है। वो है Node.js या Node.js, कुछ भी कह लीजिए। अब इसमें और भी फ्रेमवर्क्स आते हैं हमारे, पर मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए यही हमारा इजी और बेस्ट फ्रेमवर्क है। इससे चाहे तो हम अपना खुद का चैट सिस्टम भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब हमने कोड तो बनाया, जैसे स्लाइडर हो गया। अब किसी और ने कुछ और कोड बनाया, जैसे कि ये साइन अप वाला हो गया। ये साइन अप पे मैं दबाऊं तो कुछ ये लड़की डांस करने लगे सपोज दैट एनीथिंग। सो वी वांट दीज कोड्स आर टू बी अरेंज डिफरेंटली। सो वो कोड जो है हमने लाइब्रेरीज़ में रख रखे हैं। अब तो हम उन्हें लाइब्रेरी ही कह देते हैं ऐसे ही कि नोड हैज़ मैनी लाइब्रेरीज दैट आर इजी टू यूज़ एंड हैज़ प्री डिफाइंड फीचर्स। तो जब हम कोड को कॉपी पेस्ट ना करें, हम सीधे लाइब्रेरी ही इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पेज में, तो वो इंटरेक्ट करती है सीधे ही। हमें बार बार कोड नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ता, क्योंकि उससे एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैंने गलती से बैक बटन दबा दिया और स्लैश डिलीट हो गया, तो पूरा कोड ही गलत हो जाएगा, वो ढंग से लोड नहीं होगा। तो इसीलिए ये लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत ही अच्छा और आसान है। अभी हम टूल देख रहे हैं, हमारे सामने 2 टूल हैं। ये 2 टूल है। एक ये पहला ब्लू कलर का जो टूल है, इसे हम सिजी कहते हैं। ये लेटेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। इसमें इसके फ़ायदे क्या है, हम JS लाइब्रेरी और CSS एंड HTML के हम अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें ये आइकन, सिर्फ आइकन के नाम पे सेलेक्ट का ऑप्शन डाल सकता हूँ और ये मुझे सिर्फ आइकन जो भी इस पेज में है वो सेलेक्ट करके देगा और वो मुझे सीधे ईजीली पता चल जाएगा कि वो आइकन कहाँ है और मुझे उसे कैसे चेंज करना है। कहाँ है क्यों पता करना पड़ता है, क्योंकि जब पेज बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे कोड हो जाते हैं, तो किसी को भी याद नहीं रखना होता वो बस हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और वो आइकन की लोकेशन हमें पता चल जाती है। पर ये सीजी बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि ये हमें एक साथ सारे ब्राउज़र दिखा रहा है। पहले हम जब कस्टमाइज़ करते थे तो हमें वेब ब्राउज़र खोल लिया, उसमें लोकल पे हमारी जो index.html फाइल है वो खोल ली और उसमें देख लिया, पर हमें अलग अलग ब्राउज़र करना होता था तो उसे कस्टमाइज़ करते चले गए। पर एक साथ देखना हो और यूटिलाइजेशन देखना हो तो इट वाज टफ और नॉट पॉसिबल। मैंने तो देखा नहीं था कभी, बट इस टूल ने ये पॉसिबल कर दिया। बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ गो फॉर इट इफ़ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ वेब एप्लीकेशन और वेब पेज, बट इट कॉस्ट समथिंग बट दैट डिज़र्व इट। किसी ने मेहनत करी है तो उसे पैसे देने चाहिए मेरे हिसाब से। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हमें सिर्फ सिंपल फाइल एडिट करने के लिए मिलता है। ये बहुत ही लाइट टूल है, इसमें लोग और भी चीज़ें कर लेते हैं, पाइथन और बहुत सारे लाइब्रेरीज़ एक साथ इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हैवी बना देते हैं। पर मैं इसे लाइट वेट के लिए यूज़ करने की सजेशन दूंगा। यू कैन यूज़ इट वट एवर यू वांट, पर मेरा मोटिव हैवी करने का बिल्कुल भी नहीं है किसी भी फ्रेमवर्क या एडिटर को। तो हमने इसमें सिंपल HTML कोड लिख रखा है
और ये हमारा टेल विंड का ही कोड है। तो इसके साथ हम इंट्रोडक्शन भी कर ही लेते हैं। जैसे कि टेल विंड के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती है tailwind config.js। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये हम बनाते बनाते अभी साथ में सीख लेंगे कि कैसे बनती है, क्या होता है। पर आप ये देखिए, ये कोड बिल्कुल सिमिलर है। हेडर, HTML और बॉडी, बस एक चीज़ अलग है, इसके अंदर क्लास लिखी है। ये क्लास bgred 500। अब इनका मतलब क्या है ये मैं आपको बनाते टाइम बताऊंगा। फ़िलहाल आप इन टूल्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर ये तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें टेल विंड और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत इजी टू यूज़ है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।